प्यारे बच्चों, क्लास 12th सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्री बोर्ड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले पार्ट के वीडियो में मैक्रो इकोनॉमिक्स के आए हुए प्रश्नों को देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग भारतीय आर्थिक विकास में आए प्रश्नों को देखेंगे। फाइनल परीक्षा के लिए ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉपी में नोट करते जाएं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास जो है क्वेश्चन 18 ग्रुप बी हो गया ये आपका। तो इसमें है क्वेश्चन आया था, पहचान करें कि निम्नलिखित में कौन सा कदम ग्रामीण विपणन में सुधार के लिए सरकार द्वारा नहीं उठाया जाता। ग्रामीण विपणन मतलब जो बाजार में बिक्री कोई होता है तो सरकार द्वारा क्या कदम नहीं उठाए जाते। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बड़े ग्रामीण व्यापारियों द्वारा व्यापार को बढ़ावा देना। 1900 चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना के लिए की गई थी। तो सही विकल्प को भरना था खाली स्थान में, तो यहाँ हो जाएगा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने। फिर है 20वां, स्वतंत्रता के बाद कृषि में समानता लाने के लिए सरकार द्वारा भूमि सुधार या नीतियां शुरू की गई, जिनमें शामिल है, तो क्या शामिल है, तो यहाँ पर दिया जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, हरित क्रांति है, भूमि सीमा। विकल्प आपका केवल एक, केवल दो, एक और तीन दोनों। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर एक और तीन हो जाएगा। दिए गए चित्र को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए। तो ये जो चित्र किस टाइप का लग रहा है, कंप्यूटर है, कार में लगा के बात करी लड़की, ये आपका आउटसोर्सिंग के युग में ने मुख्यतः खाली स्थान के माध्यम से रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प जो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो है वो कॉल सेंटर हो जाएगा। फिर है 22, जैसे जैसे कोई देश विकसित होता है उसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है। भारत के मामले में यह संरचनात्मक परिवर्तन अनोखा है। आमतौर पर विकास के साथ कृषि का हिस्सा घटता जाता है और उद्योग का हिस्सा प्रमुख हो जाता है। विकास के उच्च स्तर पर सेवा क्षेत्र अन्य दो क्षेत्रों की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है। सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता प्रतीत होता है। पहचाने के निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकूलता के पीछे कारण नहीं है। तो यहाँ आपका हो जाएगा आयात शुल्क में वृद्धि। 23 से निम्नलिखित में सही कथन की पहचान करें। तो तीन कथन दिया हुआ है, भारतीय कृषि में निर्वाह खेती अभी भी प्रमुख है। फिर दूसरा है, हरित क्रांति ने अमीर और गरीब किसानों के बीच खाई को बढ़ावा दिया है और जैविक खेती कृषि के सतत विकास में मदद करती है। तो यहाँ पर तीनों सही है, आपका 1, 2 और 3 में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संबंध में GLF को खाली स्थान कहा जाता है। तो यहाँ होगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो कथन 1 है, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार अधिक है। कथन 2, ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक फार्म रोजगार का सबसे आकर्षक साधन है। आपका करेक्ट आंसर कथन 1 और दोनों सत्य है। भारत निम्नलिखित में किस क्षेत्रीय या वैश्विक आर्थिक समूह का सदस्य नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा G7। चीन की 4-2-1 की जनसांख्यिकीय समस्या के परिणामस्वरूप युवा जनसंख्या की तुलना में वृद्ध व्यक्तियों का अनुपात अधिक है। यह मुख्य रूप से खाली स्थान के कार्यान्वयन के कारण था। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एक बच्चे का मानदंड। 28 है, स्वतंत्रता के समय भारत की कुछ सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता जो 1947 में मिली थी के समय भारत को अनेक गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मतलब भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। ये चुनौतियां औपनिवेशिक शोषण, अविकसित संरचना और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का परिणाम थी। प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित थी। पहला है निम्न प्रति व्यक्ति आय और व्यापक गरीबी, जिसमें पॉइंट हम दिए हैं, भारत की प्रति व्यक्ति आय अत्यंत कम थी, जनसंख्या का बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा था और जीवन स्तर बहुत निम्न था। दूसरा है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। तो लगभग 70 से 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। कृषि अविकसित, वर्षा निर्भर और कम उत्पादक थी। फिर जमींदारी प्रथा और भूमि असमानता व्याप्त थी। तीसरा है औद्योगिक पिछड़ापन। तो भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास बहुत सीमित था। भारी उद्योगों और पूंजीगत उद्योग वस्तु उद्योग का अभाव था। औपनिवेशिक नीतियों ने भारत को कच्चा माल आपूर्तिकर्ता बना दिया था।
चौथा है बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी। तो कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी व्यापक थी। उद्योगों के अभाव में वैकल्पिक रोजगार के अवसर कम थे। पांचवा है अल्प पूंजी और कम बचत। तो घरेलू बचत और निवेश की दर बहुत कम थी। पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी थी। छठा है कमजोर अवसंरचना। तो परिवहन, बिजली, सिंचाई, संचार जैसे बुनियादी सुविधाएं अपर्याप्त थी। जो अवसंरचना थी वह भी औपनिवेशिक हितों के अनुरूप विकसित की गई थी। मानव पूंजी का अभाव। तो साक्षरता दर बहुत कम थी। स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त थी, जिससे श्रम की उत्पादकता कम थी। क्षेत्रीय असमानता। तो कुछ क्षेत्रों में सीमित विकास, जबकि अधिकांश क्षेत्र अत्यंत पिछड़े थे। संतुलित क्षेत्रीय विकास एक बड़ी चुनौती थी। इसी का 8वां में क्वेश्चन था, समझाइए कि आयात प्रतिस्थापन घरेलू उद्योग की किस प्रकार रक्षा कर सकता है। तो आयात प्रतिस्थापन एक ऐसी औद्योगिक व्यापार नीति है जिसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं के स्थान पर घरेलू स्तर पर उन्हें वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है। यह नीति घरेलू उद्योगों की रक्षा निम्न प्रकार से करती है। पहला है विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण। आयात पर उच्च शुल्क, कोटा या प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इससे सस्ती विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा कम होती है और घरेलू उद्योगों को बढ़ने का अवसर मिलता है। नवोदित उद्योगों को बढ़ावा। तो नए घरेलू उद्योग प्रारंभिक चरण में लागत अधिक होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। आयात प्रतिस्थापन नीति उन्हें समय और सुरक्षा देती है ताकि वे दस्ता और पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त कर सके। तीसरा, घरेलू मांग का घरेलू उत्पादन की ओर रुख। तो जब आयात महंगा या सीमित हो जाता है तो उपभोक्ता देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, जिससे घरेलू उद्योगों की बिक्री और उत्पादन बढ़ता है। रोजगार सृजन। तो घरेलू उत्पादन बढ़ने से उद्योगों में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। इससे आय और मांग दोनों में वृद्धि होती है। पांचवा है विदेशी मुद्रा की बचत। तो आयात कम होने से विदेशी मुद्रा की बचत होती है। यह बचत पूंजीगत वस्तुओं या आवश्यक आयातों के लिए उपयोग की जाती है। औद्योगिक आत्मनिर्भरता। आयात प्रतिस्थापन से देश महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनता है, जिससे बाहरी झटकों और वैश्विक संकटों का प्रभाव कम होता है। 29 है कौन बेहतर काम कर सकता है, एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति। चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में एक बीमार मजदूर काम से दूर रहने को मजबूर होता है और उसकी उत्पादकता में कमी आती है। इसलिए स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दिए गए पाठ के संदर्भ में मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है कार्य क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि। एक स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से अधिक सक्षम होता है। वह लंबे समय तक अधिक दक्षता और एकाग्रता के साथ काम कर सकता है। इसके विपरीत बीमार व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है, जिससे उसकी उत्पादकता घटती है। दूसरा पॉइंट है कार्य से अनुपस्थिति में कमी। तो बीमार व्यक्ति को बार बार काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, विशेषकर जब चिकित्सा सुविधाओं का अभाव हो। इससे न केवल व्यक्ति की आय घटती है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया भी बाधित होती है। अच्छा स्वास्थ्य कार्य से निरंतर जुड़े रहने में मदद करता है। तीसरा है आय और जीवन स्तर में सुधार। आय और जीवन स्तर में सुधार। तो स्वस्थ श्रमिक अधिक उत्पादन कर पाते हैं, जिससे उसकी आय बढ़ती है। बढ़ी हुई आय बेहतर जीवन स्तर, शिक्षा और पोषण पर व्यय को संभव बनाती है, जो मानव पूंजी को और मजबूत करती है। चौथा है शिक्षा और कौशल अर्जन में सहायक। अच्छा स्वास्थ्य बच्चों और युवाओं को शिक्षा ग्रहण करने तथा कौशल विकसित करने में मदद करता है। बीमार व्यक्ति ना तो नियमित शिक्षा प्राप्त कर पाता है और ना ही नए कौशल सीख पाता है, जिससे मानव पूंजी निर्माण बाधित होती है। पांचवा है चिकित्सा व्यय में कमी और संसाधनों का बेहतर उपयोग। यदि स्वास्थ्य पर पहले से निवेश किया जाए, जैसे पोषण, टीकाकरण, स्वच्छता, तो भविष्य में रोगों पर होने वाला खर्च कम होता है, जिससे संसाधनों का उपयोग शिक्षा और कौशल विकास जैसी उत्पादक क्षेत्रों में किया जा सकता है। छठा पॉइंट है आर्थिक विकास में योगदान। तो स्वस्थ जनसंख्या अधिक उत्पादन श्रम शक्ति प्रदान करती है, जिससे राष्ट्रीय और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। इसलिए स्वास्थ्य पर व्यय केवल सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक निवेश भी है। 30 नंबर क्वेश्चन है भारत, चीन और पाकिस्तान ने विभिन्न परिणामों के साथ 7 दशकों से अधिक समय तक विकास पथ पर यात्रा की है। विभिन्न उदाहरणों के साथ दिए गए कथन की व्याख्या करें। तो आंसर है भारत, चीन और पाकिस्तान ने लगभग एक ही समय 1947 से 50 के आसपास में विकास की यात्रा शुरू की, परंतु नीतियों,
प्राथमिकताओं और संस्थागत ढांचों में अंतर के कारण उनके विकास परिणाम अलग अलग रहे। इसे निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है। जैसे पहला है प्रारंभिक स्थितियां और नीति चयन। तो भारत ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था और योजनाबद्ध विकास मतलब पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। चीन जो है ना 1949 के बाद केंद्रीकृत समाजवादी मॉडल अपनाया और 1978 से बाजार उन्मुख सुधार शुरू किए। पाकिस्तान में बार बार राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य शासन रहा, जिससे दीर्घकालीन विकास रणनीति बाधित हुई। दूसरा है आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण। तो भारत में सेवा क्षेत्र ने तेज प्रगति की, पर विनिर्माण अपेक्षाकृत धीमा रहा। 1991 के बाद औद्योगिकरण से गति बढ़ी। चीन ने निर्यात आधारित विनिर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर तेज औद्योगिकरण किया। परिणाम स्वरूप वह विश्व की फैक्ट्री बना। पाकिस्तान में सीमित औद्योगिक विविधीकरण और निवेश की कमी रही, जिससे आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत कमजोर रही। तीसरा पॉइंट है मानव विकास। तो भारत में उच्च शिक्षा और कौशल के द्वीप विकसित हुए, पर प्राथमिक शिक्षा व स्वास्थ्य में असमानता बनी रही। चीन ने साक्षरता, प्राथमिक स्वास्थ्य और कौशल दर पर प्रारंभ से निवेश किया, जिससे श्रम उत्पादकता तेजी से बढ़ी। पाकिस्तान में शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम निवेश के कारण मानव विकास संकेतक अपेक्षाकृत कमजोर रही। गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर। तो भारत में जो है गरीबी में कमी हुई, लेकिन क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताएं बनी रही। चीन ने तेज वृद्धि और लक्षित नीतियों से बड़े पैमाने पर गरीबी घटाई। पाकिस्तान में गरीबी उन्मूलन की गति धीमी और अस्थिर रही। शासन और संस्थाएं। तो भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं मजबूत है, पर निर्णय प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रही। चीन में नीति निर्णय तेज और क्रियान्वयन सख्त है। पाकिस्तान में संस्थागत अस्थिरता ने निवेश और विकास को प्रभावित किया। 31 है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, वैध तर्कों के साथ बताइए और विस्तार से बताइए। पहला, प्रवास पर व्यय मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है। तो ये जो कथन वो सत्य है, इसमें तर्क दिए हैं हम। प्रवास पर किया गया व्यय मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि लोग बेहतर रोजगार, उच्च आय, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। प्रवास से व्यक्ति को नए कौशल, तकनीक और अनुभव सीखने का अवसर मिलता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ती है। ग्रामीण से शहरी प्रवास के माध्यम से श्रमिक अधिक उत्पादक क्षेत्रों में काम करते हैं, जिससे उनकी मानव पूंजी का बेहतर उपयोग होता है। तथा प्रवास पर किया गया व्यय व्यक्ति की क्षमताओं में वृद्धि करता है और मानव पूंजी निर्माण में योगदान देता है। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा में प्राथमिक और मध्य स्तर दोनों की शिक्षा शामिल है। तो ये भी कथन सत्य है। तर्क, प्रारंभिक शिक्षा जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का उद्देश्य बच्चों को बुनियादी ज्ञान और कौशल प्रदान करना होता है। इसमें प्राथमिक शिक्षा अर्थात 1 से 5 तथा मध्य उच्च प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 दोनों शामिल होती है। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के दायरे में आती है। इसलिए यह कथन सही है कि प्रारंभिक शिक्षा में प्राथमिक और मध्य स्तर दोनों की शिक्षा सम्मिलित है। अथवा में है बी, औपनिवेशिक क्षेत्र की बजाय औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन करना आवश्यक है। दिए गए कथन का वैध तर्कों के साथ बचाव या खंडन करें। तो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन के पक्ष में तर्क। पहला, रोजगार सुरक्षा और स्थायित्व। औपचारिक क्षेत्र में कर्मचारियों को नियमित वेतन, लिखित अनुबंध और नौकरी की सुरक्षा मिलती है। इसके विपरीत अनौपचारिक क्षेत्र में काम अस्थायी होता है और कभी भी छीन सकता है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा लाभ। तो औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भविष्य निधि, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा भुगतान सहित अवकाश जैसी सुविधाएं मिलती है, जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में ये लाभ प्रायः अनुपस्थित होते हैं। तीसरा है उच्च उत्पादकता और आय। औपचारिक क्षेत्र में बेहतर तकनीक, प्रशिक्षण और कार्य स्थितियां उपलब्ध होती है, जिससे श्रमिकों की उत्पादकता और आय दोनों अधिक होती है। कौशल विकास और मानव पूंजी निर्माण। औपचारिक क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन की बेहतर संभावनाएं होती है, जिससे श्रमिकों की दक्षता बढ़ती है और मानव पूंजी मजबूत होती है। पांचवा है सरकारी राजस्व में वृद्धि। तो औपचारिक क्षेत्र करों और सामाजिक सुरक्षा योगदानों के माध्यम से सरकार को राजस्व प्रदान करता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर व्यय संभव होता है। छठा है कार्य स्थितियां और श्रमिक अधिकार।
औपचारिक क्षेत्र में श्रम कानूनों का पालन होता है, जैसे न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित कार्य परिस्थितियां और कार्य घंटों का नियमन, जो श्रमिकों के शोषण को रोकता है। औपचारिक क्षेत्रों की भूमिका, तो यह भी सत्य है कि औपचारिक क्षेत्र बड़ी संख्या में लोगों को तत्काल रोजगार उपलब्ध कराता है, विशेषकर कम कौशल श्रमिकों, परंतु यह रोजगार प्रायः कम आय, असुरक्षा और सीमित विकास अवसरों वाला होता है। निष्कर्ष, दीर्घकालीन और समावेशी आर्थिक विकास के लिए औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन अधिक आवश्यक है, क्योंकि यह न केवल श्रमिकों को सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करता है, बल्कि मानव पूंजी निर्माण, उत्पादकता और सरकारी राजस्व को भी बढ़ाता है। अतः दिए गए कथन का तार्किक रूप से बचाव किया जा सकता है। 32 से दिए गए चित्र में दर्शाई गई स्थिति की पहचान कीजिए। भारत के संदर्भ में इस स्थिति के सामाजिक परिणाम क्या है? तो ये चित्र को आप देख लीजिए, यहाँ जॉब लिखा हुआ है, ये जॉब लिखा हुआ है। इसका आंसर है, दिए गए चित्र में दिखाई गई स्थिति बेरोजगारी की। चित्र में एक पढ़ा लिखा युवक सिर झुकाए खड़ा है और उसके चारों ओर जॉब से जुड़ी कागज उड़ते दिख रहे हैं, जो यह दर्शाते हैं कि योग्यता होने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिल रही है। यह शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति को स्पष्ट करता है। भारत के संदर्भ में इस स्थिति के सामाजिक परिणाम, तो पहला, गरीबी में वृद्धि। तो बेरोजगारी के कारण आय का स्रोत नहीं होता, जिससे परिवार गरीबी में फंस जाता है। मानसिक तनाव और अवसाद, लगातार नौकरी न मिलने से युवाओं में तनाव, हताशा और आत्मविश्वास की कमी पैदा होती है। अपराध और सामाजिक बुराइयां, बेरोजगारी से चोरी, नशाखोरी और अन्य असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। चौथा है आर्थिक असमानता, तो अमीर गरीब के बीच अंतर और अधिक बढ़ जाता है। मानव संसाधन की बर्बादी, तो शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को क्षमताओं का सही उपयोग नहीं हो पाता है। छठा है सामाजिक अशांति, तो बेरोजगार युवाओं में असंतोष बढ़ता है, जिससे आंदोलन और अस्थिरता की स्थिति बन सकती है। निष्कर्ष, यह चित्र भारत की एक गंभीर सामाजिक आर्थिक समस्या को दर्शाता है। बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या ही नहीं, बल्कि इसके गंभीर सामाजिक प्रभाव भी है। इसे दूर करने के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास और शिक्षा प्रणाली में सुधार आवश्यक है। 33 है, भारत में ब्रिटिश राज के अंतर्गत विकास प्रक्रिया में उलटफेर हुआ, व्याख्या कीजिए। तो ब्रिटिश शासन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत स्वावलंबी और संतुलित थी, जहां कृषि, कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प एक दूसरे के पूरक थे। लेकिन ब्रिटिश राज के दौरान यह स्वाभाविक विकास प्रक्रिया उलट हो गई। इसे निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। तो कृषि का व्यावसायीकरण पर किसान का शोषण हुआ। ब्रिटिशों ने नील, कपास, जूट जैसी नकदी फसलों को बढ़ावा दिया ताकि ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चा माल मिले, जिससे क्या हुआ, खाद्यान्न उत्पादन घट गया, किसान कर्ज और गरीबी में फंस गए, अकालों की संख्या बढ़ गई। दूसरा है देसी उद्योगों का पतन, तो भारत के प्रसिद्ध हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, क्योंकि ब्रिटिश की मशीन निर्मित वस्तुएं सस्ती थी। भारतीय उत्पादों पर भारी कर लगाए गए, जिससे लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। तीसरा है औद्योगिक विकास का अभाव, तो ब्रिटिश शासन में भारत में उद्योग स्थापित तो हुए, लेकिन वे सीमित और विदेश हितों के ही थे। भारी उद्योग और तकनीकी विकास नहीं हुए। भारत को केवल कच्चा माल आपूर्तिकर्ता और तैयार माल का बाजार बना दिया गया। चौथा पॉइंट है आधारभूत संरचना का शोषणकारी विकास। तो इसका पॉइंट देख लीजिए, वीडियो बड़ी लंबा हो रहा है। पांचवा है धन की निकासी भारत की संपत्ति, और छठा पॉइंट है बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि। निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं हम लोग कि ब्रिटिश राज के दौरान भारत की विकास प्रक्रिया आत्मनिर्भरता से पराधीन, उत्पादन से शोषण और संतुलन से असंतुलन की ओर मुड़ गई। इसलिए यह कहना उचित है कि भारत में ब्रिटिश राज के अंतर्गत विकास प्रक्रिया में उलटफेर हुआ। इसी का बी क्वेश्चन है, भारत ने आर्थिक विकास के साधन के रूप में आर्थिक नियोजन को क्यों चुना? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, वीडियो रोककर इसको लिख लीजिए बढ़िया से। ये फाइनल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने के उद्योग लघु उद्योग का विकल्प नहीं है, कैसे आप इस कथन को किस प्रकार देखते हैं? तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। अस्थायी संसाधनों का उपयोग है, आय का समान वितरण है, बड़े उद्योगों के पूरक, निर्यात में योगदान।
निष्कर्ष तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े और लघु उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग की आवश्यकता है। बड़े उद्योग विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन वे लघु उद्योगों का स्थान नहीं ले सकते। इसलिए यह कथन सही है कि बड़े पैमाने के उद्योग लघु उद्योगों का विकल्प नहीं बल्कि उनके पूरक है। डी नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुछ लाभ है जो इसे एक पसंदीदा आउटसोर्सिंग गंतव्य बनाते हैं। ये लाभ क्या है? तो भारत को एक पसंदीदा आउटसोर्सिंग गंतव्य बनाने वाले कई महत्वपूर्ण लाभ है। इसके कारण है बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में सेवाएं आउटसोर्स करती है। प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। तो पहला पॉइंट है कुशल और शिक्षित मानव संसाधन। डिटेल दो लाइन में, इसको आप लोग वीडियो रोक कर देख के लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कम लागत पर सेवाएं। तीसरा है समय क्षेत्र का लाभ। चौथा है विकसित आईटी और संचार अवसंरचना। सरकारी समर्थन और नीतियां, गुणवत्तापूर्ण सेवा और वैश्विक मानक और विविध सेवाओं की उपलब्धता। 34 है निम्नलिखित पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़े। ये पाठ बहुत लंबा चौड़ा है, सतत विकास पर दिया गया है। दिए गए पाठ और सामान्य समझ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है, सतत विकास की अवधारणा पर किसने और कैसे जोर दिया? तो सतत विकास की अवधारणा पर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन तथा वुडलैंड आयोग ने जोर दिया। यूनिसेड ने सतत विकास को इस प्रकार परिभाषित किया, वह विकास जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करता है। वुडलैंड आयोग की रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य ने इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि सतत विकास का अर्थ है सभी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और बेहतर जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर प्रदान करना, साथ ही पर्यावरण की रक्षा करना ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी सुरक्षित जीवन जी सके। और लास्ट क्वेश्चन है सतत विकास के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो पहला है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों में संतुलन। डिटेल आप लोग देख लीजिए, दो लाइन का है। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। तीसरा है गरीबी उन्मूलन। चौथा संसाधनों का न्यायपूर्ण पूर्ण वितरण। पांचवा स्थायी आजीविका का निर्माण। और लास्ट है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि सतत विकास का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है ताकि मानव जीवन वर्तमान और भविष्य दोनों में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बना रहे। तो बच्चों, ये थे आपके सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इकोनॉमिक्स प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का आंसर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।